अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूं आज की क्लास के अंदर। उम्मीद रखता हूं कि आप तमाम के तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो खैर ऑफिस से होंगे और आप जो हैं अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होंगे और इसके साथ साथ आपने खाना भी खा लिया होगा, नींद पढ़ ली होगी और कंप्लीट आपको रेस्ट भी मिल चुका होगा। लेक्चर जो है आगाज़ करते हैं उसका। हमने लास्ट टाइम जो है जो चीज़ पढ़ी थी, जो चीज़ हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, बेसिक तौर पे चैप्टर नंबर हम 15 के हवाले से बात कर रहे थे। कॉमन केमिकल इंडस्ट्रीज जो है उस हवाले से मैंने आप लोगों को बताया था कि वो कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है हमने कुछ मेन पॉइंट्स मैंने आपको रिमार्क भी करवाए थे, कुछ लिखवाए भी थे, ठीक है। और अब जो है हम जाएंगे पेपर इंडस्ट्री पे और उसके बाद हम चैप्टर नंबर 14 पे आ जाएंगे, ठीक है। तमाम लोग खैर ऑफिस से हैं और मेरी आवाज़ और मेरी जो वीडियो है आप तक पहुँच रही है। जल्दी से बता दें आप लोग के, ठीक है। चलो खाना नहीं खाया भाई, बहुत बुरी बात है यार। बात इतना टाइम मिला था आप लोगों को, खाना तो खा लेते, खाना खाना चाहिए था ना। देखो खाना खाने से एनर्जी मिलती है और एनर्जी हो तभी केमिस्ट्री पढ़ी जाती है, केमिस्ट्री मुश्किल हो जाती नहीं तो फिर, ठीक है। अच्छा मैं जो है आप लोगों को अगर बताऊं कि हम जो है क्या पढ़ेंगे आज, क्या हमने जो है आज डिस्कस करना है, तो बेसिक तौर पे मैंने आप लोगों के लिए लास्ट टाइम जो चीज़ छोड़ी थी वो पेपर इंडस्ट्री है, ठीक है। पेपर इंडस्ट्री मैं जो है आप लोगों को नहीं समझा, मतलब नहीं करवा सका था, यानी मैंने जो है वो क्लैरिफाई नहीं करवाई थी। सो वहीं से ही ऑनवर्ड हम चलेंगे आगे और पेपर इंडस्ट्री को ही पहले डिस्कस करेंगे। तो पहली स्क्रीन जो पहली स्लाइड है, ठीक है, वो आप तक पहुंचा देता हूं। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त डिस्प्ले हो जाएगी। ये जी आप लोगों की स्क्रीन पर इस वक्त आ चुकी है। फर्स्ट स्लाइड आप लोगों की स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद है, ठीक है। पेपर इंडस्ट्री हमने लास्ट टाइम नहीं पढ़ी थी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों को मैं मार्क करवाऊंगा, कुछ चीज़ें आप लोगों को दूंगा, ठीक है। देखो पेपर इंडस्ट्री की जहाँ तक बात है, ठीक है, तो हम ये बात कहते हैं कि पेपर को डिफाइन कैसे करेंगे। हम कहते हैं कि पेपर का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है कि ये बेसिक तौर पे नेटवर्क ऑफ सेलुलोज, यानी हम कहते हैं नेटवर्क ऑफ फाइब्रस मटेरियल, बेसिक तौर पे हम इसको कहते हैं कि हमारे पास ये होता है। मैंने मेंशन भी की भी आप लोगों के लिए सिंपल वे में डेफिनेशन इस पेपर की कि पेपर इज डिफाइंड एज द टर्म, ठीक है, इट्स मेथड ऑफ प्रोडक्शन defined by the paper term, ठीक है, defined by the method of production that is a sheet material made up of a network of natural cellulose। मैंने यही कहा आपसे कि बेसिक तौर पे है क्या। हम ये बात कहते हैं कि जो हमारे पास पेपर है, ठीक है, ये नेटवर्क ऑफ सेलुलोज, ठीक है, ये होता है, ठीक है, यानी नेटवर्क सेलुलोज के नेटवर्क से हम कहते हैं फाइनली तौर पे हमारे पास पेपर बनता है। अब जब आप पेपर की बात करते हो तो दो तरह के रॉ मटेरियल हम मोस्टली तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। या तो वो वुडी रॉ मटेरियल होता है या वो नॉन वुडी रॉ मटेरियल होता है, ठीक है। इस वक्त जो है आप लोगों की स्क्रीन पर जो टेबल डिस्प्ले हो रहा है उसमें आप देख भी सकते हैं, ठीक है, कि आप लोगों की स्क्रीन पर जो है वुडी और नॉन वुडी रॉ मटेरियल के हवाले से मैंने टेबल डिस्प्ले किया हुआ है, ठीक है। उस टेबल में आप लोग देख सकते हैं कि जो है ना आपके पास कौन कौन से मटेरियल्स को आप वुडी कहते हैं और कौन कौन से मटेरियल्स को आप नॉन वुडी मटेरियल्स का नाम देते हैं। जैसे हम यहाँ लिखा हुआ है व्हीट स्ट्रॉ, मैंने लिखा हुआ है कॉर्न स्ट्रॉ, लिखा हुआ है राइस स्ट्रॉ, लिखा हुआ है मेगास, ठीक, रैग, ठीक है, बॉम्बू, कॉटन स्टॉक, ठीक है, कहीं ग्रीस और ग्रीस जो हमारे पास ग्रास है बेसिक तौर पे, कहीं ग्रास और दूसरे ग्रासेस जो हमारे पास होते हैं, ठीक है। ये बेसिक तौर पे हमारे पास वो मटेरियल हैं जो नॉन वुडी मटेरियल कहलाते हैं। और वुडी कौन से होंगे? पॉपुलर, इक्विलिप्टस, ठीक है, और इसके अलावा हम डॉगलस फिर, ठीक है, ये हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या होते हैं, दे आर कॉल्ड एज वुडी रॉ मटेरियल, यानी कि ये वुडी कंपोनेंट या समहाउ भी कहते हैं कि सेलुलोज का फाइब्रस मटेरियल जो है ये प्रोवाइड करते हैं कि इस चीज़ को जो पेपर बनता है उसको ये सेलुलोज फाइबर जो है वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक हो गया। ये बेसिक तौर पे एक इंट्रोडक्शन था पेपर इंडस्ट्री का कि पेपर इंडस्ट्री के अंदर हम देखते हैं कि पेपर किस चीज़ से मिलकर बना होता है। इन दो तरह के रॉ मटेरियल से हम कहते हैं कि हमारे पास ये बना होता है, ठीक हो गया। इस तरीके से अगर हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास जो है कौन सा जो है हमारे पास आएगा पॉइंट। सो नेक्स्ट मैंने मेंशन किया हुआ है आप लोगों की इस वक्त स्क्रीन पर भी आ जाता है, इस वक्त आप लोगों की स्क्रीन पर मौजूद है। बेसिक तौर पे मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से आप पेपर को प्रोड्यूस कर सकते हो। पेपर पल्पिंग का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन मेथड, ठीक है, यानी किस तरीके से जो है आप प्रिपेयर करते हो पेपर को। ग्रास क्या होती है? देखो मैं आपको बताऊं कि ये तमाम के तमाम जैसे वो तूड़ी नुमा चीज़ नहीं होती, ठीक है, ये उसको हम बेसिक तौर पे कह रहे होते हैं, ठीक है, यानी हमारे पास जो है जब फसल उगती है तो उसका जो रिमेनिंग मटेरियल बच जाता है। जैसे हम गंदम उगाते हैं, ठीक है, तो गंदम के अंदर वो जो होशों से हम वो अनाज यानी कि वो गंदम के दाने निकाल लेते हैं
जो पीछे हमारे पास मटेरियल बच जाता है उसे हम भूसा जैसे हम सिंपली कहते हैं, ठीक है, वो बना लेते हैं। सो उसी को हम बेसिक तौर पे यहाँ पर कह रहे हैं, ठीक है जी। पेपर प्रिपेयर करने के लिए मेथड है हमारे पास, 3 तरह के मेथड होते हैं। एक हमारे पास क्राफ्ट प्रोसेस है जो कि अल्कलाइन है, यानी कि हम समहाउ कहते हैं कि इस मेथड की जहां तक बात है, ये मेथड जो है ये समहाउ जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, वो हम कहते हैं कि समहाउ हमारे पास क्या होती है, वो अल्कलाइन नेचर की होती है। सल्फाइड, ठीक है, प्रोसेस है जो कि एसिडिक होता है। और लास्ट वन हमारे पास जो है वो क्या है, नेचुरल सल्फाइड सेमी केमिकल, जिसको हम सिंपली तौर पे कहते हैं NSSC, ठीक है। ये बेसिक तौर पे हमारे पास होता है, ठीक है। ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। ऊपर वाला अल्कलाइन था, दूसरा एसिडिक था, लास्ट वन जो हमारे पास है ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। और यही हम प्रेफर करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जहां पर भी हम जो है पेपर पल्प की प्रिपरेशन करते हैं, यानी पेपर की प्रोडक्शन करते हैं, वो इसी मेथड के थ्रू ही प्रिपेयर कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम 1 बाय 1 इसमें इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व होने वाले जो क्या कहते हैं स्टेप्स हैं उनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। उनमें जो कंडीशंस अप्लाई होती हैं वो भी हम 1 बाय 1 देखेंगे। तो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट प्रोडक्शन मेथड किया हुआ है जो NSSC का है, यानी कि न्यूट्रल, जो हमने कहा था कि भी हमारे पास क्या होगा, सल्फाइड सेमी केमिकल प्रोसेस जो है, ठीक है। इसकी मैंने आप जो है इस वक्त कंप्लीट बताया कि किस तरीके से अप्लाई होगा। इसमें डिफरेंट जो है स्टेप्स हैं। जैसे फर्स्ट देखो, हम चूंकि रॉ मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं, वुडी भी है, नॉन वुडी भी है, तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि इसमें हमें जो है करना क्या पड़ता है, इसमें हमें जो है वो जो रॉ मटेरियल बड़े बड़े जो है वो ब्लॉक्स की फॉर्म के अंदर से तोड़ना पड़ता है, ठीक है, उसे क्रैक करना पड़ता है, उसे क्रश करना पड़ता है ताकि स्मॉलर जो है हम कहते हैं साइज के अंदर आ जाए, जिसको मिक्सअप करना, जिसको आगे बेक करना आसान हो जाए, ठीक है जी। आयशा इसको रैक को आप जो है जस्ट गूगल कीजिएगा, ठीक है, आपको इसका कंप्लीट एग्जैक्टली मीनिंग मिल जाएगा आपको, ठीक है। सिर्फ हमारे पास ये रॉ मटेरियल्स हैं जो वुडी और नॉन वुडी होते हैं, ठीक है, जिनका हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, सो मैं आपको कह रहा था कि हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, फाइनली तौर पे हम पेपर प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट है कटिंग ऑफ रॉ मटेरियल। मैंने आपसे कहा बड़े बड़े ब्लॉक्स की फॉर्म के अंदर होता है, ठीक है, जो कि हम हैं कि हमारे पास क्या होगा, हम जिसको कट करेंगे, ठीक है, इनटू डिसेंट साइज, जिसको हम आगे जो है प्रोसीड कर सकते हैं। बाकी देखो, हमने जब एक दफा रॉ मटेरियल को क्रश कर दिया, यानी छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, तो उसके बाद हम कहते हैं कि हम क्या करते हैं, ड्राई करते हैं और ड्राई क्लीनिंग करते हैं। ड्राई क्लीनिंग का मतलब क्या होता है कि लेट सपोज मैं उसमें से हवा गुजारूंगा ताकि कोई अगर डर्ट हो सके, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स रिमूव हो सके, जो मिट्टी है, ठीक है, वो रिमूव हो सके, ठीक है। उसके बाद वेट क्लीनिंग करते हैं। देखो, अगर हमारे पास जो है उस मटेरियल के ऊपर कोई केमिकल मौजूद है जो कि हमारे पास लगा हुआ है उसके ऊपर, तो अगर वो केमिकल रहेगा और वो पेपर का हिस्सा बनेगा तो वो पेपर की नेचर को खराब कर सकता है, यानी उसकी हार्डनेस को खराब कर सकता है, उसकी स्मूथनेस को खराब कर सकता है, या इवन के हम ये बात कहते हैं कि जो हमारे पास केमिकल रॉ मटेरियल से लगा होता है वो इवन के ब्राइटनेस को जो है, जो पेपर की जो है ब्राइटनेस को खराब कर सकता है। तो हम वेट क्लीनिंग भी करते हैं जिसमें डायरेक्टली पानी का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे पास कोई चीज़ ऐसी रह चुकी है, ठीक है, कि जो वाटर सॉल्युबल थे वो है, तो वो रिमूव हो जाए, ठीक हो गया। इसको ना फैन को उस तरफ कर दें, एरर आ रहा है ना उसमें आवाज में, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास है स्क्रीनिंग का है प्रोसेस आता है, बिल्कुल स्क्रीनिंग का प्रोसेस आता है। स्क्रीनिंग का प्रोसेस 2 तरह से होता है। एक, फर्स्ट हम मैग्नेटिक सेपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे पास उस जो है रॉ मटेरियल के अंदर कोई मेटल फॉर्म के अंदर कोई चीज रह गई है तो मैग्नेट क्या करेगा, उस क्या कहते हैं समहाउ मेटल जो है कंटेंट को रिमूव करवा देगा अपने रॉ मटेरियल में से, ठीक हो गया। और इसके साथ अगर हम जो है कोई स्टोन देखते हैं कि हमारे पास कोई पत्थर या स्टोन रह चुका है, क्योंकि हमने जस्ट एयर ब्लो करवाई थी फर्स्ट जो है ड्राई प्रोसेस के अंदर, ठीक है, ड्राई क्लीनिंग के अंदर। सो सिर्फ और सिर्फ जो है हम कहते हैं कि एयर ब्लो करने से हम ये बात कहते हैं कि क्या कहते हैं, जो हम एयर ब्लो करेंगे उससे जो है सिर्फ और सिर्फ डर्ट पार्टिकल्स रिमूव होंगे। जो हमारे पास स्टोन है, ठीक है, वो रिमूव नहीं हो सकेगा। तो वो किस तरीके से करेंगे, हम इस तरीके से करते हैं कि हम जो है फिर उसमें सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, जिससे क्या होता है कि हैवी जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वो सेपरेट आउट हो जाते हैं, यानी वो किनारों पर आ जाते हैं, उनको हम सेपरेट करते हैं। फिल्टर पेपर का भी प्रोसेस यूज कर सकते हैं पेपर के प्रिपेयर करने के लिए। देखो, हमने फिल्ट्रेशन नहीं करनी, हमें सिंपली तौर पे करना यह है कि हम जस्ट पानी को गुजारते हैं उसके अंदर से, ताकि अगर कोई केमिकल लगा हुआ है रॉ मटेरियल के साथ
तो वो जो है रिमूव हो सके, वो जो है कहते हैं समहाउ कि वो पानी के अंदर डिजॉल्व होके वो चला जाए। ठीक हो गया। आगे चलते हुए हम जो है इसमें कुकिंग करेंगे तो वो खुद ब खुद ड्राई हो जाएगा, हमें जो है फिल्टर करने की जरूरत कतई नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डाइजेशन है जिसको हम कुकिंग प्रोसेस भी कहते हैं। अब इसके अंदर हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, जो हमारे पास पीछे से पानी यानी वाटर कंटेंट आया था वो रिमूव हो जाएगा, एवेपोरेट हो जाएगा। फर्स्ट हम कहते हैं डाइजेस्टर जो है वो किस चीज से बना होता है, ये आयरन रॉड है, रॉड आयरन जो है ठीक है इससे मिलकर बना होता है। और इसकी जहां तक बात है तो हम कहते हैं कि ये जो है वैसे तौर पे ये एक जैसे आप कहते हैं ना केलन होती है, जैसे आप देखते होंगे कि जहां पर भी जो है क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो, यानी हम कहते हैं सब कंस्ट्रक्शन हो रही हो। ठीक है। आपने देखा होगा कि एक जो है टैंक होता है जिसमें हम सीमेंट प्रिपेयर करते हैं जो कंप्लीट रोल कर रहा होता है। ठीक है। ये केलन कहलाती है। सो सिमिलर वे के अंदर ये जो हमारे पास डाइजेस्टर है, ठीक है, ये भी इंक्लाइन फॉर्म के अंदर इस तरीके से, इंक्लाइन फॉर्म के अंदर आपको नजर आ रहा हो, आई थिंक अब नजर आएगा। ठीक है। इंक्लाइन फॉर्म के अंदर ऐसे होता है। ठीक है। और ये अपने एक्सिस के अराउंड जो है कर रहा होता है रोटेट। ठीक है। रोटेट कर रहा होता है और इसकी रोटेशन यहाँ पे मेंशन की हुई है कि रोटेशन क्या है, रोटेशन पर मिनट बेसिस तौर पे लिखा हुआ है। ठीक है। डाइजेस्टर की जो कि 2.5 के अराउंड होती है। इसमें हम टेम्परेचर जो मेंटेन करते हैं वो 160 टू 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हम मेंटेन करते हैं। सो मेरा क्वेश्चन है था कि फिल्टर ऐसे ही प्रिपेयर करते हैं? हाँ बिल्कुल, तमाम पेपर्स को ऐसे प्रिपेयर करते हैं। वॉइस डिस्टर्बेंस है सर, अभी भी आप लोगों को वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है? नहीं आ रहा, आवाज का तो प्रॉब्लम नहीं है। देखें भी है कोई प्रॉब्लम वॉइस आवाज का, अगर है तो आप बता दें ताकि हम क्लियर कर सकें, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं है क्योंकि हम यहाँ मैं खुद भी मॉनिटर कर रहा हूँ ना इस चीज़ को। इस वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे एंड पे ना, सिस्टम में कोई इशू नहीं आ रहा। ठीक है। अच्छा चलें भाई, ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट हम कहते हैं कि भाई लास्ट में हम कहते हैं कि पीएच में बहुत जरूरी है। मैं आपको बताऊं कि मेरा भी पीछे आपको बताया था कि प्रोसेस जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो न्यूट्रल प्रोसेस इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें कि हमें पीएच मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर हम कोई रॉ मटेरियल यूज भी कर रहे हैं जो समहाउ एसिडिक या बेसिक नेचर को शो करता है, तो हमें उसकी जो पीएच है उसको मेंटेन रखना पड़ेगा खुद से इंग्रेडिएंट यूटिलाइज करते हुए। ठीक है। सो पीएच को हम मेंटेन रखेंगे। 7 to 9 बफर यूज करते हैं और वो बफर कैसे प्रिपेयर होता है, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं फॉर बफर प्रोडक्शन। ठीक है जी। सर जी बीच बीच में मच्छर की आवाज आती है, ओह नो, जल्दी देख लेते हैं भी, कोई बात नहीं। ठीक है। अच्छा, और फिर हम कहते हैं कि जी ये जो हमारे पास NSCC प्रोसेस है, ठीक है, ये समहाउ इंपॉर्टेंट है। हम समहाउ कहते हैं कि ये बेसिक तौर पे क्या है, ये इंपॉर्टेंट इस तरह से, यानी हम समहाउ कहते हैं ये प्रेफरेबल प्रोसेस है इसलिए कि इसमें जो हम केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं वो वापस रिप्रोड्यूस यानी कि रिकवर हो सकते हैं। यानी जो हमारे पास जो है समहाउ हम कहते हैं कि वो जो है केमिकल जो इस्तेमाल नहीं हुआ, जो एक्सेस में रह गया, हम उसको रिकवर कर लेते हैं, उसको वापस इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इसमें रिकवरी का प्रोसेस, रिसाइकलिंग का प्रोसेस समहाउ एक अच्छा प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारे पास केमिकल कम से कम यूटिलाइज होता है। ठीक है। इसको हम ग्रीन केमिस्ट्री भी कहते हैं। यानी ग्रीन केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है कि हम जो है कम से कम किसी प्रोसेस में या किसी जो है प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के अंदर अपने केमिकल्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो केमिकल्स हम जब इंडस्ट्री से बाहर फेंकते हैं नदी नालों के अंदर तो उससे जो है वाटर पोल्यूशन काज होती है। सर मेरा क्वेश्चन था कि फिल्टर पेपर भी, बिल्कुल मैंने देख लिया अजान, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, और तमाम पेपर्स जिस टाइप के पेपर भी आप बात करेंगे सारे ही इसी तरह से ही मिलकर बनते हैं। ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो है हमारे पास ये तमाम जो है हमने कहा कि ये सीक्वेंस है जिसके तहत हम करेंगे ये कि हम जो है ना प्रिपेयर करेंगे पेपर को। अब हम नेक्स्ट आगे मूव करेंगे और कुछ नए पॉइंट्स जो हैं वो हम डिस्क्राइब करते हैं, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर विजिबल भी हैं। अब देखो हमने जो है 5th पॉइंट तक की बात की थी जिसमें हमने कहा था कि डाइजेस्टर का हम इस्तेमाल करेंगे। समहाउ आपका बहुत अच्छा है, चले बहुत एहसान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये इस तरह से कहते हैं ना भी हाथ नहीं लाना, तो ऐसे मतलब बिल्कुल ठीक है, सही है। अच्छा सो लो टैंक, अब ये क्या है, सेपरेटर। हम कहते हैं कि जी देखो हमने भी पीछे कुकिंग की थी, ठीक है, अब उसमें अनकुक फॉर्म में मटेरियल रह गया होगा, कुछ कुक फॉर्म के अंदर होगा, तो अनकुक को कुक से सेपरेट आउट करने के लिए हम लो टैंक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इसका इस्तेमाल करते हुए हम जो है अनकुक मटेरियल को रिकवर कर लेंगे और उसको वापस से हम रिकवर करते हुए जो है वापस से इस्तेमाल कर सकते हैं इसी प्रोसेस के लिए। ठीक हो गया। 7th प्रोसेस हमारे पास है पल्प, ठीक है, पल्प वॉशिंग का, जिसमें कि हम जो है इस्तेमाल करते हैं ब्लीचिंग के प्रोसेस को। देखो मैं आपको बताऊं कि जब हम
पल्प प्रिपेयर करते हैं। पल्प मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास मड नहीं होता, ठीक है, मड का मतलब क्या होता है, कीचड़ जो होता है, ठीक है, हम समाव कहते हैं कंसंट्रेटेड जो हमारे पास मड होता है, ठीक है, इसकी फॉर्म के अंदर पल्प प्रिपेयर होता है। और जब आप पल्प प्रिपेयर करते हो तो वो कलरफुल होता है, इंटेंस ब्राउन कलर होता है, ठीक है। आप एग्जैक्टली उसके थ्रू पेपर प्रिपेयर नहीं कर सकते। अगर आप उसके थ्रू पेपर को प्रिपेयर करेंगे तो पेपर के ऊपर कुछ भी आप लिखेंगे वो आपको नजर ही नहीं आएगा, ठीक है। सो इस जो है पल्प को वॉश करने के लिए, या हम कहते हैं केमिकल जो कंटेंट है जो कि उसको क्या कर रहा है, कलर प्रोवाइड कर रहा है, उसको रिमूव करने के लिए हम ब्लीचिंग का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। और ब्लीचिंग किस तरीके से करते हैं, देख लो भाई, मैं तो आपको कुकिंग करवा रहा हूँ आज, मैं आप पढ़ा नहीं रहा हूँ, आज कुकिंग करवा रहा हूँ सर। जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तो फिर आगे क्या करना है, तो आपका टेस्ट सेशन होगा, आप फिजान टेस्ट देंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम पल्प की बात करें तो हम कहते हैं कि किस तरीके से हम जो है इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से जो है हम आगे प्रोसेस को लेकर चलेंगे, ब्लीचिंग कैसे करते हैं। मोस्टली तौर पे पाकिस्तान के अंदर जो ब्लीचिंग होती है वो क्लोरीन के थ्रू या सोडियम हाइपोक्लोराइड के थ्रू होती है, या हाइड्रोजन पेरोक्साइड के थ्रू होती है। इन तमाम मटेरियल्स के थ्रू क्या होता है कि जो हमारे पास कंटेंट ब्लीचिंग जो पल्प का हिस्सा है, जो उसको इंटेंस कलर प्रोवाइड कर रहा है, जो कि हम कहते हैं ब्राइटनेस को इफेक्ट कर रहा है पेपर की, उसको हम खत्म करवा देते हैं, उसको हम रिड्यूस करवा देते हैं। और 4 to 5 बार प्रेशर, ये देखो प्रेशर का इस्तेमाल आपने जो है मतलब देखा, आपने पहले भी पढ़ा था। और बार जो है आपने चैप्टर नंबर 3 पार्ट 1 के अंदर आपने जो है ये यूनिट देखा होगा प्रेशर का, जो कि आपने देखा था कि हम इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्रियली तौर पे। और ये प्रोसेस जो है वो 45 मिनट्स के लिए डिग्री सेंटीग्रेड पर और 45 to 60 मिनट्स के लिए ये होता है, ठीक है। लास्ट हमारे पास है स्टॉक प्रिपरेशन प्लांट, और उसमें क्या करते हैं हम, उसमें हम ये करते हैं कि डिस्पर्शन ऑफ पल्प जो है स्लरी, यानी डिस्पर्शन ऑफ पल्प स्लरी का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो मड प्रिपेयर हुआ था, मड फॉर्म के अंदर जो स्लरी प्रिपेयर हुई थी, हम उसको क्या करते हैं सरफेस के ऊपर जो है उसको क्या कहते हैं डाल देते हैं, ठीक है। और डालने के बाद उसको फैला देते हैं ताकि जो है एक स्मूथ किस्म का जो है हमारे पास एक पेज, एक हम कहते हैं कि एक यूनिफॉर्म थिकनेस का एक पेज जो है वो डेवलप हो जाए, ठीक हो गया। और उसके बाद मैकेनिकल रिफाइनिंग का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है कि रोलर्स का इस्तेमाल करते हैं जस्ट यूनिफॉर्मिटी को जो है डेवलप करने के लिए, और थिकनेस जो है वो यूनिफॉर्म करने के लिए कि थ्रू आउट द शीट हमारे पास जो पेपर बनेगा उसकी जो थिकनेस है वो यूनिफॉर्म हो, ठीक है, थिकनेस उसकी जो है एक जैसी हो। एडिशनल एडिटिव्स का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम स्टार्च का इस्तेमाल करते हैं, जो है हमारे पास जो पेपर है उसकी स्मूथनेस को इंक्रीज करने के लिए हम स्टार्च का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या ब्राइटनेस को इंक्रीज करने के लिए हम एडिटिव्स केमिकल्स का जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। ये हमारे पास था समहाउ चैप्टर नंबर 15, ठीक है, जो मैंने अभी आपको कंप्लीट करवाया। ये फाइनल स्लाइड थी हमारे पास पेपर मैन्युफैक्चरिंग की। यहां तक आपने मुझसे कुछ पूछना हो आप मुझसे पूछ लें, नहीं तो हम चैप्टर नंबर 14 पे जाएंगे। और आज आप लोगों का टेस्ट भी जो है चैप्टर 14 का है। हम चैप्टर 14 कंप्लीट नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ जो पॉलीमर्स, सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं आज उसमें से सिर्फ वही करेंगे, ठीक है। यहां तक आपने मुझसे कुछ पूछना, आप मुझसे इनऑर्गेनिक है यूईटी सिलेबस में, एग्जैक्टली फारिया है इनऑर्गेनिक। अभी हमने इनऑर्गेनिक का चैप्टर 5 पढ़ लिया था। चैप्टर 1, 2, 3, 4 और 6 में आप लोगों को कंसेक्टिव डेज में करवाऊंगा, ठीक है। सो अभी वो हमारा रहता है, हम पहले ऑर्गेनिक कंप्लीट आउट करेंगे, ठीक है। यहां तक कुछ पूछना हो आप मुझसे पूछेंगे, नहीं पूछना तो फिर हम चलते हैं आगे चैप्टर नंबर इवन के 14 की तरफ को। मैक्रोमोलिक्यूल्स की हम बात करेंगे, ठीक है। ये होते क्या है मैक्रोमोलिक्यूल्स? सर प्रीवियस टेस्ट मिल सकते हैं, मिल जाएंगे, मेरी जो है प्रोफाइल पर जाएं और वहां से जाएं कैंपस डिराइव पर। कैंपस डिराइव पर जाएंगे तो आपको जो है मिलेगा टेबल थी, मतलब वो क्या कहते हैं फोल्डर, जिसमें लिखा होगा ECAT टेस्ट, ठीक है। उससे आपको तमाम प्रीवियस टेस्ट इवन के उसकी आंसर की भी मिल जाएगी वहां से, ठीक हो गया। अच्छा, सो इस वक्त हम बात कर रहे हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स की। का मतलब क्या होता है? ये मैक्रो वर्ड शो करता है लार्ज साइज कंपाउंड्स को, ठीक है। मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर दोस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स which have greater number of atoms and their size is very much large, ठीक है। इनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं, ठीक है। बेसिक तौर पे इसमें जो हमने चीज डिस्कस करनी है, ठीक है, इसमें जो हम चीज डिस्कस करेंगे वो बेसिक तौर पे पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस है, यानी पॉलीमर्स की हम बात करेंगे। अभी पॉलीमराइजेशन या पॉलीमर्स क्या होता है? मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो है इनको हम पॉलीमर्स भी कहते हैं। पॉलीमर्स का सिंपली मतलब क्या होता है?
पॉलीमर्स बनते किस तरीके से हैं? हम कहते हैं कि पॉलीमर्स का मतलब है हमारे पास, हम कहते हैं भाई पॉलीमर्स का मतलब क्या होता है कि स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कंडेंस होते हुए आपस में एक दूसरे से लिंक आउट होते हुए एक लार्जर चेन, एक लार्जर कंपाउंड की प्रिपरेशन करते हैं, जिनको हम पॉलीमर्स कहते हैं। ये जो प्रोसेस जिसके थ्रू वो करेंगे इसको हम पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस का हम नाम देते हैं, ठीक है। और ये चीजें में रखिएगा, पॉली मींस मैनी और मर मींस, ठीक है, यूनिट्स, ठीक है, जो हम रिपीटिंग यूनिट्स की बात करते हैं, यानी रिपीटिंग यूनिट्स ज्यादा होती हैं। स्लाइड्स हैं एग्जैक्टली मोहम्मद हमजा, मैं सिर्फ आपको इंट्रो दूंगा, बाकी हम स्लाइड्स पर ही पढ़ेंगे, और स्लाइड्स के अंदर मैंने बहुत चीजें ब्रीफ की हुई हैं, तो वो बहुत आपको हेल्प देंगी। और मैं आज की स्लाइड्स ऑलरेडी जो है वो अपलोड कर चुका हूं कैंपस डिराइव के ऊपर, उसमें फोल्डर बना हुआ है ई कैट लेक्चर स्लाइड्स का, उससे आप जो है आज के लेक्चर की स्लाइड्स भी ले सकते हैं। 14 लेक्चर की भी चैप्टर की स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी, ठीक हो गया। अच्छा, तो मैं आपसे कह रहा था कि पॉली मींस मैनी एंड मर मींस स्मॉलर यूनिट्स, ठीक है, जो कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ और उससे हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनता है, जिसको हम पॉलीमर यानी लार्जर कंपाउंड कह रहे होते हैं, ठीक है। अब ये जो पॉलीमर्स हैं, ठीक है, ये बेसिक तौर पे दो तरह के होते हैं। पॉलीमर्स जो हैं, ठीक है, ये हमारे पास इनऑर्गेनिक भी होते हैं और ऑर्गेनिक भी होते हैं, ठीक है जी। इनऑर्गेनिक भी होंगे और ऑर्गेनिक भी होंगे, ठीक है जी। इनऑर्गेनिक हम कहते हैं कौन से होंगे? देखो, हम ये बात जानते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बहुत से ऐसे हैं जो लार्ज इन साइज होते हैं, जिनको मैक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं, जैसे कि हमारे पास डायमंड है, ग्रेफाइट है, सिलिकॉन है और सैंड है, ठीक है। ये वो कंपाउंड्स हैं जिनमें नंबर ऑफ एटम्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, बहुत लार्ज साइज के होते हैं, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, ठीक है जी। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो वाले कंपाउंड के जो लार्ज साइज के होंगे, नंबर ऑफ एटम्स जिनके अंदर काफी ज्यादा होते हैं, इनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ऑर्गेनिक फिर कौन से होंगे? हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो टाइप ऑफ कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जिनमें हम कहते हैं कि हमारे पास जो है यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक है, बेसिक स्केलेटन पर जो है कि हम कहते हैं जिसका स्केलेटन यानी हम समाव कहते हैं जिसकी कंपोजिशन जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन जिसके अंदर बहुत जरूरी है, लाजमी हो, ठीक है, और जिसकी प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो हमारे पास जनरल प्रॉपर्टीज हैं उससे मैच करती है, उसे हम जो है ऑर्गेनिक पॉलीमर्स का नाम देते हैं। ऑर्गेनिक पॉलीमर्स में भी इवन के हम जो है इसको बायोपॉलीमर्स और सिंथेटिक पॉलीमर्स में फर्दर डिवाइड करते हैं। आज हमने सिर्फ और सिर्फ सिंथेटिक पॉलीमर्स की बात करनी है, ठीक है जी। सिंथेटिक पॉलीमर्स को डिस्कस करेंगे, बायोपॉलीमर्स कल के लेक्चर में आ जाएगा, ठीक है। बायोपॉलीमर्स कौन से होते हैं? वो पॉलीमर्स के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होते हैं, यानी जो किसी एक लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी में सिंथेसाइज होंगे, या लिविंग ऑर्गेनिज्म के वजह से या लिविंग थिंग्स की वजह से प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, इनको बायोपॉलीमर्स कहते हैं। और ये वाला जो हमारे पास है सिंथेटिक, इसको हम कहते हैं कि हम इसको प्रिपेयर करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। वो पॉलीमर्स के जो हम कहते हैं खुद से हम सिंथेसाइज करेंगे, इनको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, ये वैसे तौर पे सिंथेटिक पॉलीमर कहलाता है। इसी में हमारे पास आगे चलते हुए प्लास्टिक है, सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है, रबर है, ठीक है, ये तमाम चीजें इसी के अंदर ही आ जाएंगी। सर, सबसे पहले कौन सा पॉलीमर डिस्कवर हुआ था? मैं आपको बताऊं कि आपने क्या शायद देखा था, हमें जब शुरू में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन किया था, उसमें हमने कहा था कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से वैसे कहा जाता था कि भाई शुरू में ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू ही प्रिपेयर हो सकते हैं। तो जो बायोपॉलीमर्स हैं, ठीक है, इस हवाले से, और जो है इसके अलावा इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स जो थे ये शुरू में जो है हमें पता थे, इस हवाले से हमें जो है हमें पता था कि ये हमारे पास जो है क्या होंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। सिंथेटिक पॉलीमर्स को तो हमने बाद में प्रिपेयर किया, तो ये और ये पहले ही पता था हमें, ठीक है, ये बाद में हमने खुद से प्रिपेयर किए हैं, ठीक हो गया। क्वेश्चन कोई है? चैप्टर बहुत बोरिंग है। बिल्कुल यार, बोरिंग, वैसे बोरिंग कहना नहीं चाहिए, देखो कोई जो है चैप्टर बोरिंग नहीं होता, इन्फॉर्मेशन से भरा चैप्टर होता है, ठीक है। अच्छा, मैं अब आप लोगों की स्क्रीन पर डिस्प्ले करूंगा एक कंपैरिजन टेबल, ठीक है, जिसमें कि मैंने कुछ पॉइंट्स आप लोगों के लिए मेंशन किए हुए हैं, जिसमें कि आपको फर्दर इंफॉर्मेशन मिलेगी इन जो है मैक्रोमॉलिक्यूल या पॉलीमर्स के हवाले से, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपकी स्क्रीन पर इस वक्त एक जो है टेबल मौजूद है, ठीक है, जो कि आपको कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। देखो, अगर हम पॉलीमर्स की बात करते हैं तो हम पॉलीमर्स को डिफरेंट कैटेगरीज में, डिफरेंट टाइप्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ दियर स्ट्रक्चर की बेस पर हम क्या करते हैं कि समहाउ थोड़ा बहुत जो है हम कहते हैं कि भाई वेरिएशन की वजह से, इनके अंदर जो स्ट्रक्चर वेरिएशन है इसकी वजह से हम इनको डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करेंगे। जैसे फर्स्ट हमारे पास है लीनियर पॉलीमर, और लीनियर पॉलीमर्स कौन से होते हैं? जिसमें कि मोनोमर्स जो हैं वो एक स्ट्रेट चेन के अंदर जो है जुड़े होंगे,
मोनोमर्स क्या होंगे, एक ही स्ट्रेट चेन के अंदर जो है जुड़े होंगे, ठीक है, जिसमें कोई ब्रांच नहीं होगी। इसको हम जो है क्या कहते हैं, इसको हम बेसिक तौर पे कहते हैं कि हमारे पास क्या है, ये बेसिक तौर पे हमारे पास जो है लीनियर पॉलीमर कहलाएगा। ठीक हो गया। इस तरीके से ब्रांच जो है लीनियर पॉलीमर होता है। इसका मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है कि एक जो हमारे पास पॉलीमर है, ठीक है, इसमें कहीं पर भी किसी कार्बन एटम के ऊपर अगर ब्रांच आ जाएगी तो वो ब्रांच लीनियर पॉलीमर कहलाएगा। ठीक है। और इंटर कनेक्टेड जो है पॉलीमर का मतलब क्या होता है कि दो हमारे पास जो चेन्स हैं वो आपस में ब्रांचेस की वजह से इंटर कनेक्टेड हो। मैं जरा थोड़ा सा इस चीज को यहाँ ड्रॉ करके बता देता हूं लोगों को। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि पॉलीमर्स बनते हैं किस तरीके से, दे आर मेड अप ऑफ मोनोमर्स। ठीक है जी, हाँ जी, इस वक्त विजिबल आप लोगों की स्क्रीन पर। लेट्स सपोज ये मोनोमर है, फिर ये मोनोमर लग गया, फिर ये मोनोमर लग गया। आप देख रहे हैं कि ये मोनोमर्स जो है एक सीक्वेंस के अंदर, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर जुड़े हुए हैं। ठीक है, इनको हम लीनियर पॉलीमर का नाम देंगे। ठीक है। और उसके बाद फिर हम कहते हैं कि भाई लेट्स सपोज अगर ये हमारे पास टाइप है, इस तरह से जो है हमारे पास मोनोमर्स जुड़े हुए, लेकिन दरमियान में कहीं ब्रांच आ जाएगी तो ये हमारे पास जो पॉलीमर है इसको हम कहते हैं ये हमारे पास ब्रांच पॉलीमर कहलाएगा। और क्रॉस लिंक कनेक्टेड पॉलीमर जिसको हम कहते हैं इंटरकनेक्टेड या क्रॉस पॉलीमर जिसको हम कहते हैं, वो क्या होता है, एक वो टाइप ऑफ पॉलीमर जिसमें के ब्रांचेस की वजह से हमारे पास जो स्ट्रेट लाइंस थी, ठीक है, वो आपस में दूसरे से कनेक्टेड हों। इस तरह के पॉलीमर्स को हम कहते हैं कि ये इंटरकनेक्टेड पॉलीमर्स कहलाते हैं या क्रॉस लिंक पॉलीमर्स कहलाते हैं। ये क्रॉस लिंक पॉलीमर्स हैं, ये ब्रांच पॉलीमर्स हैं, ये लीनियर पॉलीमर्स जो है इस तौर पे कहलाएंगे। ठीक हो गया। जी जी, मैंने एक साइड पे ड्रॉ किया है। ठीक है भाई। यूईटी टेस्ट कब होगा भाई, उसका तो मैं नहीं बता सकता आप लोगों को, क्योंकि जब तक कि वो यूईटी नहीं डिफाइन करेगा हम कुछ भी नहीं कह सकते। जी, सो यहां तक आपको क्लैरिफाई है कि किस तरीके से हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दियर स्ट्रक्चर। इस तरीके से हम कहते हैं कि एक हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, डिग्री ऑफ पॉलीमर होती है। इसका मतलब क्या होता है कि एक पॉलीमर की फॉर्मेशन के लिए कितने मोनोमर्स आपस में इकट्ठे होंगे, एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, इसको हम कहते हैं ये हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलीमर जो है बेसिक तौर पे कहलाता है। ठीक है। और इसी तरीके से मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर का मतलब क्या होगा कि एक जो हमारे पास मोनोमर है, ठीक है, यूनिट जो है जो कि अपने आप को रिपीट करते हुए एक पॉलीमर बना रहा है, अगर हम उस रिपीटिंग यूनिट के जो मोनोमर है इसके मॉलिक्यूलर मास को मल्टीप्लाई करते हैं विद डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, इसके थ्रू हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर कैलकुलेट करते हैं। यहां तक आपने मुझसे कुछ पूछना है भाई, क्वेश्चन पूछें, आप लोग आपस में डिस्कशन करने में लग गए हैं इंटरेस्टिंग और नॉन इंटरेस्टिंग के अंदर। भी देखो, इंटरेस्टिंग जाहिर सी बात है आपने खुद से भी इंटरेस्ट लेना होता है, इसके साथ टीचर भी समहाउ आपको इंटरेस्ट डेवलप करवा के देता है किसी सब्जेक्ट के अंदर या किसी टॉपिक के अंदर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साहब भी, और तमाम लोग सी कह रहे हैं। अब इस वक्त आप इस डिस्कशन को क्लोज कर लें और मुझे बताएं कि इस सवाल से आपने कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछें, नहीं तो फिर हम आगे चले गए, फिर ये होगा कि आप लोगों की कुछ बातें मिस हो जाएंगी, फिर आप लोग जो है उसका आंसर नहीं ले पाएंगे। क्वेश्चन पूछना है आप लोगों ने कुछ भी? अच्छा, नेक्स्ट फिर मैं आगे चलता हूं, आप लोगों के लिए जो है एक टेबल लेकर आऊंगा जिसमें कि हम फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स पढ़ेंगे। इसमें आप देखेंगे कि मैंने जो है किस तरीके से दो फर्दर क्लासिफिकेशन मैंने आप लोगों को बताई भी हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है ये ऑन द बेसिस ऑफ क्या है जी, हमारे पास टाइप ऑफ मोनोमर जो आपस में मिलके एक पॉलीमर बना रहे हैं, इस वाले से हम कहते हैं होमोपॉलीमर है, कोपॉलीमर है और टर्पॉलीमर है। ठीक है, तीन तरह के पॉलीमर्स हमारे पास होते हैं। ये किस बेस पर हम पॉलीमराइजेशन का पॉलीमर्स को क्लासिफाई करते हैं, ये ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर, यानी मोनोमर की जो हमारे पास टाइप है, ठीक है, जो उसकी नेचर है, उसकी बेस पर हम क्या करते हैं कि डिफाइन करते हैं कि हमारे पास जो है किस तरह का पॉलीमर बनेगा। जैसे होमोपॉलीमर की बात करें तो हम कहते हैं कि ये वो टाइप ऑफ पॉलीमर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक तरह का ही मोनोमर जो है वो क्या करता है, अपने आपस में एक दूसरे साथ लिंक आउट करते हुए लार्जर चेन की फॉर्मेशन करता है, जिसको हम कहते हैं होमोपॉलीमर। ठीक है, इस तरीके से कोपॉलीमर है। कोपॉलीमर का मतलब क्या होता है कि वो टाइप ऑफ पॉलीमर जिसमें के दो डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स जो हैं वो आपस में कंबाइन करेंगे, और इस तरीके से जो है हम कहते हैं कि हमारे पास जो है जो क्या कहते हैं कंपाउंड बनेगा, इसको हम कहते हैं ये टू टाइप ऑफ मोनोमर्स कंबाइन होते हुए जो पॉलीमर बनेगा इसको हम कोपॉलीमर का नाम देते हैं। ठीक है, और लास्ट वन हमारे पास है टर्पॉलीमर, जिसमें कि हम कहते हैं तीन डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास जो मोनोमर्स हैं जब वो कंबाइन होंगे, सो इसके थ्रू हम कहते हैं कि
बनने वाला जो पॉलीमर है इसको हम टर्क पॉलीमर कहेंगे। सर लीनियर, ब्रांच और क्रॉस पॉलीमर की एग्जांपल दे दें, सवाल मैं भी देता हूं। अभी हमने जो है आगे चलते हुए जो है सिंथेटिक पॉलीमर्स की बात करनी, तो उसमें हमारे पास समहाउ कुछ ना कुछ जो है हमारे पास एग्जांपल आ जाएगी, सो वो मैं आप लोगों को कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एग्जांपल मेंशन की भी है, जैसे हमारे पास होमो पॉलीमर है, इसमें पीवीसी है, पीवीए है या पॉलीस्टाइरीन है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास फिनाइल एसीटेट है, ब्यूटाइल मेरिएट है, ठीक है। और टर्क पॉलीमर में आप देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, ब्यूटाइल एक्रेलेट और मिथाइल एक्रेलेट एंड एक्रेलिक एसिड, ठीक है। ये तीन हमारे पास क्या होती हैं। जी मैंने सुन लिया है उस्मान, आपको मैं बता रहा हूँ कि हम जब थोड़ा सा क्लासिफिकेशन से आगे चलेंगे हमारे पास डिफरेंट पॉलीमर्स होंगे, उसमें हमारे पास ये आ जाएगा जो आप इस वक्त पूछ रहे हैं, ठीक हो गया। सो मैंने आपसे कहा कि हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स के पॉलीमर्स हैं उनकी एग्जांपल आपने देख ली। एक और तरह से भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं अपने पॉलीमर्स को, और वो है ऑन द बेसिस ऑफ दियर थर्मल बिहेवियर। थर्मल बिहेवियर का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर प्रोवाइड करने से पॉलीमर पे क्या इफेक्ट होगा, इसकी बेस पर भी हम जो है पॉलीमर्स को डिफाइन कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे थर्मोप्लास्टिक है और थर्मोसीटिंग प्लास्टिक है, यानी कि हम जब हीट प्रोवाइड करेंगे तो अगर जो कोई एक पॉलीमर हीट के प्रोवाइड करने से क्या होता है, पीवीसी का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है जी। PVC स्टैंड्स फॉर पॉलीविनाइल क्लोराइड, आगे जाके हमने इसको पढ़ना है। फर्स्ट पॉलीमर मेड इंडिपेंडेंटली इज बैकलाइट, बिल्कुल सही जो है हम प्रिपेयर जो करते हैं सिंथेटिक में वो होता है। एक बार डिग्री ऑफ पॉलीमर बता दें, डिग्री ऑफ पॉलीमर अदीला मतलब इसका मतलब क्या होता है कि एक पॉलीमर बनाने के लिए जितने मोनोमर्स आपस में कंबाइन होंगे इसको हम डिग्री ऑफ पॉलीमर का नाम देते हैं। मैं एग्जांपल आपको दे दूं यहाँ पर। अच्छा, कोई मुझसे पूछा था कि वापस एक्सप्लेन कर दें लीनियर, क्रॉस और वो वाला, तो वो मैंने डायग्राम के थ्रू आप लोगों को बताया था। अब डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन मैं बता देता हूं आपको कि क्या होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं ईथीन की बात करते हैं। ईथीन को कंबाइन करते हुए हम पॉली इथिलीन की जो है फॉर्मेशन करते हैं इस फॉर्म के अंदर, CH2 और ये, ठीक है जी। अब अगर आप इसको देखते हो, ये वाला जो हमारे पास है, ठीक है, पॉली इथिलीन प्रिपेयर हो रहा है। अब इसमें कितने नंबर ऑफ मोनोमर्स यानी कितने नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल कंबाइन हुए थे, ठीक है, इसको प्रिपेयर करने के लिए, जिसको हम यहाँ एन मेंशन कर रहे होते हैं, इसे हम डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन या डिग्री ऑफ पॉलीमर यानी पॉलीमर डिग्री भी हम कहते हैं, ठीक है। कितने मोनोमर्स आपस में कंबाइन होंगे कि जिसके थ्रू हमारे पास ये पॉलीमर बनेगा, इसको हम बेसिक तौर पे क्या कहते हैं, इसको हम डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कहते हैं। रिएक्शन काइनेटिक्स की बिल्कुल वो भी कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर भी डिस्प्ले हो रहा है कि हम थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक में कैसे फर्क करते हैं। थर्मोप्लास्टिक वो पॉलीमर्स होते हैं कि जिनको हम हीट करें तो हीट करने से वो क्या हो जाएं, थोड़े बहुत समहाउ सॉफ्ट हो जाएं, और हम जब दोबारा से इसको कूल डाउन करेंगे तो ये हार्डर हो जाएं, ठीक है, यानी हार्ड नेचर में कन्वर्ट हो जाएं, इनको हम कहते हैं ये थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स होते हैं। थर्मोसेटिंग कौन से होंगे, वो टाइप ऑफ पॉलीमर्स कि जिनको हम अगर हीट अप करते हैं, टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, तो वो टेम्परेचर प्रोवाइड करने से सॉफ्ट होने के बजाय हार्ड हो जाएंगे, इनको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का नाम देते हैं। मैंने एग्जांपल्स भी साथ में मेंशन की हुई ताकि आपको पता हो कि कौन सी टाइप ऑफ जो है मतलब पॉलीमर जो है, मतलब कौन सी एग्जांपल हम किस तरह के पॉलीमर के अंदर मेंशन करेंगे, ठीक हो गया। आप लोग आपस में इस तरह से डिस्कशन करेंगे तो हमारा जो पढ़ना और पढ़ाना है वो टोटली जो है वो बर्बाद सा ही हो जाएगा, ठीक है। सो डिस्कशन कम करें भाई आप लोग आपस में, ठीक है जी। आप लोग जितनी कम डिस्कशन करेंगे उतना ही जो है आप लोगों के लिए आसान होगा कि आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाए, क्योंकि अभी हमने जो है टेस्ट भी करना है तो उसमें क्लैरिटी भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। पेज नंबर बता दें भी इनको कि कौन सा पेज नंबर इस वक्त हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, क्लियर हो गया यहाँ तक तो आप लोगों को, मतलब कि हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स की बात की। अब हम आगे चलेंगे और अब हम पॉलीमराइजेशन प्रोसेस की बात करेंगे। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस किस तरह से हम पॉलीमर्स को बना सकते हैं, किस किस तरीके से, किस किस मेथड से हम पॉलीमर्स की फॉर्मेशन बेसिक तौर पे कर सकते हैं, ठीक है जी। सो अब हमारे पास जो है नेक्स्ट जो हमारे पास है अब मेथड है कि जिनके थ्रू जो है हम पॉलीमर्स प्रिपेयर कर सकते हैं, और ये प्रिपरेशन जो यानी जो हम समाव कहते हैं प्रिपरेशन मेथड में जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, वो किसने फर्स्ट टाइम बताई थी, ये 1929 के अंदर WH कारॉथर साइंटिस्ट हैं, ठीक है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम हमें कहा था पॉलीमर्स बनने का जो अमल है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, इसके थ्रू हम पॉलीमर्स डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, यानी एडिशन पॉलीमराइजेशन में और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के अंदर। अगर मेरे ख्याल से आप लोग खुद से खामोश हो जाएंगे तो तमाम बाकी लोग भी खामोश हो जाएंगे। आप एक दूसरे को कहते रहते हैं खामोश हो जाओ, बेसिक तौर पे आप खुद पहले खामोश हों।
आप इस तरह से कमेंट मत करें, इस तरह से बात मत करें, तो बाकी लोग भी खामोश हो जाएंगे। और अब मैंने किसी को देखा कि वो बात कर रहा हो तो मैं बाकी जो है उसे ब्लॉक करवाने का कह दूंगा ताकि वो ब्लॉक हो जाए, क्योंकि वो पढ़ने नहीं आया हुआ, बेसिक तौर पे वो अटेंशन सीकर है। अटेंशन सीकर का पता ना आप लोगों को कि बात करके वो जिस अटेंशन गेन करना चाहता है, और कुछ ऐसी बात नहीं है, ठीक है। सो अब अगर फर्दर आप लोग आपस में डिस्कशन करेंगे तो हम क्लास वाइंड अप करेंगे और जो लोग बात कर रहे थे उनको ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। तो जल्दी से जो है आप लोगों ने खामोश हो जाना है, ठीक है। एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की इस वक्त हम बात कर रहे थे। फर्दर कोई पॉइंट डिस्कस नहीं करना आपने, या फर्दर किसी का भी कोई कमेंट ना आए। फहाद इस वक्त आप आई थिंक मेरे ख्याल से ज़्यादा ही इस बात को बहुत लीनियंट ले रहे हो। मैं आपको बताऊं कि 1 मिनट नहीं लगेगा, आप ब्लॉक हो जाएंगे, तो आप लोग इस तरह से मत करें, ठीक है। हीट करने का वकार का क्वेश्चन था, वो ज़रा देख लेते हैं। हीट करने पे कोई चीज़ हार्ड कैसी हो सकती है, हार्ड कैसे हो सकती है। देखो हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ना, ठीक है, ये जो हमारे पास कहते हैं समहाउ थर्मोसीलिंग प्लास्टिक्स हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, क्रॉस लिंक पॉलीमर्स होते हैं, जिनमें अगर आप टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो तो उससे क्या होता है कि जो अंदर हमारे पास लीनियर फॉर्म के अंदर चेन्स होती हैं वो आपस में और क्रॉस लिंक होना शुरू हो जाती हैं और कंडेंस होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो स्ट्रक्चर होता है वो हार्डर में कन्वर्ट होता है एज कम्पेयर के वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाए, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास वो पॉलीमर के जो हीट देने से हम कहते हैं कि क्या होगा, हार्ड होगा, इसे थर्मोसीलिंग प्लास्टिक का नाम देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम अब एडिशन और जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है इसको वन बाय वन जो है हम देखेंगे। अब यहाँ पर जो एडिशन पॉलीमराइजेशन है उसके बाद से बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो बड़ा जो है यूनिक सा पॉइंट है, वो ये है कि अगर हम एडिशन पॉलीमराइजेशन की बात करते हैं तो उसमें इंपेरिकल फार्मूला चाहे वो मोनोमर्स का हो या फाइनल प्रोडक्ट का हो वो सेम होता है, नहीं उसमें कोई फर्क नहीं आता। क्यों? इसलिए देखो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल ये प्रोवाइड की, जैसे ईथीन की बात हम कर लेते हैं। ईथीन में होता क्या है कि मोनोमर्स आपस में इस तरीके से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू क्या करते हैं, आपस में कंडेंस होते हैं, आपस में ज्वाइन करते हैं। ये अगर मैं जरा इसको ड्रॉ करूं ताकि आप लोगों को समहाउ नजर आ जाए। जी, अब ये दो मोनोमर्स आपस में कंबाइन होंगे विदाउट एलिमिनेटिंग एनी एटम, ठीक है। यानी यहां हम समहाउ कहते हैं कि ये वो टाइप ऑफ जो है हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन है जिसमें कि मोनोमर्स आपस में कंबाइन होते हैं और विदाउट एलिमिनेटिंग एनी एटम, ठीक है, किसी भी एटम के रिमूव होने के अलावा, ठीक है, हम कहते हैं कि मोनोमर्स आपस में कंबाइन होते हैं। और वो किस तरीके से कि इनमें फ्री रेडिकल बनता है, इस तरीके से भाई CH2 फिर प्लस CH2.CH2, ठीक है। और इससे हमारे पास जो पॉलीमर बनता है वो यानी इस तरह से हमारे पास जो है जो स्मॉलर कहते हैं मोनोमर्स हैं वो इस तरीके से कंबाइन कर जाते हैं, ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस हुआ, ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं मोनोमर्स जो हैं वो आपस में कंबाइन हुए हैं विदाउट एनी एलिमिनेशन ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल, ठीक है। सो इस बेस पर हम कहते हैं जो पॉलीमर बनता है वो उसका भी एम्पिरिकल फार्मूला और इवन के जो शुरू में मोनोमर्स हमारे पास थे इनका एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि जब भी एडिशन होगी सो इस केस में हम कहते हैं कि जो हमारे पास बनेगा वो वही होता है कि जो उसका एम्पिरिकल फार्मूला वही होता है कि जो हमने अभी पीछे अच्छा वही होता है कि जो हमने जो है पीछे मोनोमर्स इस्तेमाल किए थे वही बेसिक तौर पे हम कहते हैं कि इस्तेमाल हम कर रहे होते हैं, ठीक है जी। सो एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के हवाले से, अच्छा चले भी ये आगे स्लाइड आप लोगों के पास, ठीक है जी। एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के हवाले से मैं आप लोगों को बता रहा था कि एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंदर हमारे पास जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है पॉलीमर का वो वही होता है कि जो हम कहते हैं कि जो मोनोमर्स जिनका हमने इस्तेमाल करते हुए जो है हमने वो प्रिपेयर किया था। अब आगे मेरा ही आप लोगों को नजर आई थिंक यहाँ से स्लाइड आपको नजर आ चुकी होगी। अब आप लोग जो है बिल्कुल खामोश रहेंगे ताकि हम पढ़ सकें आगे, भाई खामोशी से इख्तियार करनी है आपने, ठीक है। इस तरीके से जहां तक बात है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की, ठीक है, वो कौन सी टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन होती है, वो टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन होती है। सर आप अपनी स्पीड जरा ज्यादा कर लें, बुक कंप्लीट करनी है, बिल्कुल आप जो है खामोश होंगे तमाम लोग ताकि हम कुछ पढ़ पाएं। आप लोग डिस्कशन करते हैं तो उससे बहुत डिस्ट्रैक्शन होती है, मुझे भी और बाकी लोगों को भी जो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है।
अच्छा, हारून उसी की बात करने लगे हैं, अभी हम उसको ही डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से वो डेवलप होती है। पहले मैं जस्ट आपको गो थ्रू करवाऊंगा, फिर मैं आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे वो थोड़ा सा समझा भी दूंगा, ठीक है। अभी एक उस्मान का भी क्वेश्चन है कि क्रॉस लिंक्ड और जो लीनियर और जो ब्रांच है उसकी भी हमने एग्जाम्पल लेनी है, ठीक है भाई। अच्छा, सो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर ये स्लाइड भी आ चुकी है। अब देखो यहाँ पर हम कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के अंदर क्या होता है कि कंडेंसेशन का प्रोसेस ही वो होता है जिसमें मोनोमर्स आपस में, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आपस में कंडेंस होते हैं विद द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स विच आर वाटर और एथेनॉल, ठीक है। वाटर या एथेनॉल जो है उसके रिमूव होने से, ठीक है, हम क्या करते हैं कि भी उसके रिमूव होने से जो हमारे पास मोनोमर्स कंबाइन होकर पॉलीमर बनाते हैं, इसको हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का नाम देते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम कहते हैं कि जी चूंकि एडिशन पॉलीमराइजेशन में कोई हमारे पास जो है मोनोमर्स के कंबाइन होने से, ठीक है, कोई चीज़ फाइनली मतलब निकलती नहीं है, ठीक है, बाय प्रोडक्ट नहीं बनेगा हमारे पास, ठीक है। स्ट्रक्चर नहीं नजर आ रहे भाई, स्ट्रक्चर बना ही नहीं किया मैंने कोई स्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया, अभी सिर्फ हम पॉइंट की डिस्कशन कर रहे हैं। अब उसके बाद जब हम आगे चलेंगे तो मैं स्ट्रक्चर्स आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी तो हमने कोई बात नहीं की, अभी तो हमने जो है स्लाइड को रिमूव करके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा सर, आपने सब कुछ करा दिया है, हमने साइड देखी थी नहीं थी, तो भाई स्लाइड अब आपकी स्क्रीन पर आ तो रही है। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया, अभी तो हम उसी पॉइंट पे, अभी हम सिर्फ उसी को ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सर साउंड होती है पीरियोडिक, ना करो यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, साउंड बिल्कुल क्लियर है हमारे पास। स्लाइड लिख रहे हैं आप? नहीं, मैंने लिखा ही कुछ नहीं यजदान, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं राइट किया अभी तक यार। अभी हम एग्जाम्पल्स पे आएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा ना, अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है, कुछ भी नहीं लिखा अभी तक मैंने भाई, अभी कुछ भी नहीं लिखा। साउंड एरर नहीं भाई, साउंड एरर तो नहीं है, एग्जैक्टली साउंड तो बिल्कुल ठीक है, स्मूथ है। ठीक है साउंड बिल्कुल। दिखाएं भी थोड़े, ये लें। अभी मैंने कुछ भी नहीं लिखा, व्हाइट बोर्ड पे भी मैंने कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है। हमें व्हाइट बोर्ड देखने दें भाई, देख लें आप लोग व्हाइट बोर्ड। कुछ भी नहीं लिखा अभी तक तो मैंने यार, अभी मैंने लिखना है, अभी मैंने समझाना है, ठीक है। आप लोग तो बहुत ही जज्बाती किस्म की कौम है, ठीक है। लिखा भी नहीं, कुछ समझाया भी नहीं, जस्ट वाइट जो क्या कहते हैं स्लाइड पे मौजूद जो चीज़ें हैं सिर्फ उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, और अभी आप लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, क्या करते हो आप लोग। अच्छा भाई, तो इस वक्त दोबारा से जो है स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, ठीक है। और इस वक्त मैं आपसे ये बात कह रहा था कि जी जैसे अभी हमने कहा कि एडिशन पॉलीमराइजेशन पे एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ सिंपल जो हमारे पास मोनोमर्स हैं और जो कंपाउंड बनता है उसका एम्पिरिकल फार्मूला जो है हम कहते हैं सेम होते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होती है उसमें हम कहते हैं कि हमारे पास जो कंपाउंड प्रिपेयर होता है उसका एम्पिरिकल फार्मूला कुछ और होता है और इन मोनोमर्स का कुछ और होता है। उसकी हम एग्जाम्पल भी लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो भी मैंने आपसे कहा कि कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बनेगा इन केस ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन, क्योंकि इसमें क्या होता है सिर्फ मोनोमर्स ऐड हो रहे होते हैं। इनमें हम कहते हैं कि मोनोमर्स की एडिशन के दौरान कोई एक स्मॉलर मॉलिक्यूल निकलता नहीं है, ठीक है। और उसके बाद हम कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें मोनोमर्स जब कंबाइन हो रहे होते हैं तो स्मॉलर मॉलिक्यूल वाटर या मेथनॉल की फॉर्म के अंदर रिमूव होता है, सो बाय प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा, ठीक है। और रिएक्शन के अगर हम जहां तक बात करते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन की तो उसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, और जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है, ठीक है, उसमें हैं कि हमारे पास जो है फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं, भी मैं आपको एग्जांपल भी प्रोवाइड करूंगा। अब जो है मैं आप लोगों के पास आता हूं विद वाइट बोर्ड और इस पे मैं आप लोगों को जो है एग्जांपल प्रोवाइड करता हूं। आप लोग बहुत ज़्यादा जो है ना परेशान हो रहे थे कि मैंने कुछ राइट किया, तो देखिए कुछ भी राइट नहीं किया। ये एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ जो है क्वेश्चन की जो डिमांड की उसको पूरा करने के लिए, अदीला का क्वेश्चन था, सिर्फ उसको पूरा करने के लिए मैंने जो है आप लोगों को ये समझाया था। अभी मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल प्रोवाइड करनी है। प्लास्टिसाइजर का मतलब होता है, जैसे हमने पीवीसी की बात करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि मोनोमर्स आपस में कंबाइन करते हुए कोई प्लास्टिक बनाएंगे, जैसे हम पाइप बनाते हैं तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम सम एडिटिव्स का इस्तेमाल करते हैं। उन एडिटिव्स को हम प्लास्टिसाइजर्स कहते हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करेंगे किसी पॉलीमर की, ठीक हो गया। अच्छा,
अब हम आते हैं एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है, क्योंकि आप लोग बार बार कह रहे थे एग्जाम्पल चाहिए। तो मैं जो वहां पर राइट कर रहा था, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम पॉलीइथिलीन की बात करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये कंबाइन करेगा विद CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो हम कहते हैं कि ये एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंदर क्या होता है कि मोनोमर्स का और जो यार लिपोसैकेराइड वगैरह ये जो है ना, ये सारे बायोपॉलीमर्स हैं। अभी आज हम सिर्फ और सिर्फ जो है, हम आज सिर्फ और सिर्फ सिंथेटिक पॉलीमर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ भाई, शो करवा दिया, ठीक है। अच्छा लो भाई, ये हमारे पास आ गए दो इथीन मॉलिक्यूल्स, इनको हम जो है क्या करेंगे, ऐड करते हुए मोनोमर पॉलीमर की फॉर्मेशन करेंगे। मैंने आपसे कहा कि जो एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है, इसमें हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में कंप्लीट मैकेनिज्म आपकी बुक में मौजूद है, ठीक है, वो मैकेनिज्म भी आप देख सकते हैं। मैं जस्ट आपको समझाना चाहता हूं कि इंपेरिकल फार्मूला ऑफ मोनोमर और इंपेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड यानी पॉलीमर, वो एडिशन पॉलीमराइजेशन में कैसे सेम होता है, ठीक है। अगर आप इनको कंबाइन करते हो, सो इनके कंबाइन होने से जो आपके पास मोनोमर बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा, जिसको आप जनरली तौर पे ऐसे राइट करते हो, ऐसे राइट करते ही नहीं, और लिख देता हूं यहां पर CH2 और ये N, ठीक है, इस तरीके जो इथिलीन यानी पॉली इथिलीन बेसिक तौर पर ये है, ठीक है। अब देखो, एक मोनोमर और जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आया पॉलीमर की फॉर्म के अंदर, इसमें कोई फर्क आपको नजर आ रहा है? कोई खास फर्क जो कि हम कहते हो कि जो आइडेंटिफाई हम कर सकें, जिससे हम कहें कि इनके एम्पिरिकल फार्मूला में कोई फर्क पड़ेगा? खास फर्क नहीं है, ठीक है, क्योंकि यही वो मोनोमर है जिसने एन टाइम अपने आप को रिपीट करना है, जिसके थ्रू ये पॉलीमर बनेगा। सो ये और ये चीज सेम है, जिनके मोनोमर्स जिनके एम्पिरिकल फार्मूलाज यानी मोनोमर का और पॉलीमर का एम्पिरिकल फार्मूला भी सेम होता है, ठीक है। और अब देखने के इस दौरान, इस पूरे प्रोसेस के दौरान कहीं पर भी किसी एक एलिमेंट की एलिमिनेशन नहीं हो रही। क्योंकि एलिमेंट की एलिमिनेशन नहीं हो रही, तो इसमें हम कहते हैं कि कोई बाय प्रोडक्ट भी नहीं बनता, जो मैंने अभी आपको बताया भी था, ठीक हो गया। अब नायलॉन की जहां तक बात है कि नायलॉन कैसे प्रिपेयर करते हैं हम, ठीक है, नायलॉन को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये पॉलीअमाइड रेजन्स के अंदर आता है, अभी हमने आगे जाके पढ़ना भी था नायलॉन 6 के हवाले से, ठीक है। सो मैं आप लोगों को इसकी जो है रिएक्शन के मुताबिक बता देता हूं कि जिसमें हम कहते हैं कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के अंदर फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं और इसमें बाय प्रोडक्ट भी बनता है। डबल बॉन्ड नहीं है पॉलीमर में, एग्जैक्टली नहीं है पॉलीमर में डबल बॉन्ड, क्योंकि देखो डबल बॉन्ड टूटता है, इसी के थ्रू तो फ्री रेडिकल बनते हैं, और फ्री रेडिकल बन के आपस में मोनोमर्स आपस में क्या हो रहे होते हैं, कंबाइन जो है कर रहे होते हैं। फिर से डिस्कशन स्टार्ट होगी है, आप लोगों को जरा बराबर भी जो है टीचर की बात पे जो है मतलब क्या कहते हैं, एक तो बात का असर नहीं होता, और दूसरा ये कि आप लोग जो है ना उसको फॉलो नहीं करते, ठीक है। सो ये बहुत बुरी बात है। इतने बड़े जो है आप लोग लेवल पर स्टूडेंट हो यार, ई कैट के स्टूडेंट हो, इतने मेच्योर स्टूडेंट हो, और वही बचकाना आप लोगों की हरकतें कि आप लोग अटेंशन करने के लिए आप लोग जस्ट जो है यहाँ पर कमेंटबाजी करते हो, गुफ्तगू आपस में कर रहे होते, कोई उसका फायदा नहीं है, कोई उसकी आउटकम नहीं निकलती, ठीक है। पता नहीं क्या करते रहते हो भी आप लोग, और पता नहीं कैसे जो है आप लोग समझते हो कि इस तरह से करने से जो है आप किसी की अटेंशन गेन कर लेंगे, अगरचे आप उसको जो है डिस्टर्ब कर रहे होते हो, ठीक है। और ये समहाउ हम कहते हैं कि लोएस्ट दर्जे के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनके कारनामे ये होते हैं, ठीक है। सो आपको नहीं करना चाहिए। मेच्योरिटी वाली क्लास है, आप लोगों की मेच्योर क्लास है, बड़ी क्लास है, और उसको बार बार इस तरीके से रुक रुक कर समझाना पड़ेगा। मैं जो है इस सवाल से बहुत ही जो है मतलब अजीब फील करता हूँ कि आप लोग जैसे स्टूडेंट, ई कैट के स्टूडेंट्स ऐसा कर सकते हैं। मैं हैरान हूँ इस बात के लिए, और मैं तो बिलीव नहीं करता कि आप लोग ई कैट के स्टूडेंट हो। मुझे लगता है कि आप लोग एफएससी से भी लोअर दर्जे के स्टूडेंट हो, जिसको बार बार समझाना पड़ता है, ठीक है। सो ऐसे नहीं करते आप लोग, ठीक है ना। ये बहुत बुरी बात होती है। अच्छा, सो अब हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की एग्जांपल लेंगे, ठीक है। और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के अंदर हम एडिपिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे और हेक्सामिथिलीन डायमीन का इस्तेमाल करेंगे जस्ट टू प्रिपेयर द नायलॉन, ठीक है। सो इस पर आप देखते हैं कि हमारे पास जो है एडिपिक एसिड है, ये हमारे पास है एडिपिक एसिड, ठीक है, जिसका हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं इस वक्त, ठीक है, नायलॉन को प्रिपेयर करने के लिए, फाइनल प्रोडक्ट को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। और साथ में हम लेते हैं किस चीज़ को भी, सर कंडेंसेशन फिनोमिना को डिहाइड्रेशन भी कह सकते हैं, समहाउ कह सकते हैं, क्योंकि इसमें वाटर प्रिपेयर होता है, वाटर जो है वो क्या करते हैं कि रिमूव होता है, ठीक हो गया। अच्छा, इथिलीन डायमीन भी मैं ऐड करता हूँ साथ में, ताकि आप लोगों को जो है समझा सकूँ कि किस तरीके से हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जो है वो इन्वॉल्व होते हैं इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। 6NH2
ठीक है भाई। ये कंडेंस होंगे। कंडेंसेशन को मैंने डिफाइन किया था कि वो टाइप ऑफ रिएक्शन या वो टाइप ऑफ प्रोसेस, ठीक है, वो टाइप ऑफ प्रोसेस जिसमें कि हम कहते हैं कि स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रिमूव होते हैं जब हमारे पास मोनोमर्स आपस में कंडेंस होंगे, कंबाइन होंगे। इसे हम कहते हैं एडिशन, सॉरी, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में आने की नेचर क्यों होती है, देखो मैं आपको बताऊं जीशान, कि चूंकि ना देखो यहाँ पर जो हम फंक्शनल ग्रुप इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है। आप जानते हैं ना, जब भी हमारे पास क्या हो, कोवेलेंट कंपाउंड हो लेकिन वो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम पर मुश्तमिल हो, ठीक है, और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम पर मुश्तमिल होने के साथ साथ उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हो तो उनमें समहाउ पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो ही जाता है। ठीक है, अब होगा क्या कि इसमें से प्रोटॉन और इसमें से जो है OH नेगेटिव ये कंडेंस होते हुए ये वाटर की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट आपके पास जो आ जाएगा वो कुछ इस तरह का होगा। ये नायलॉन 66 है जो आप बार बार कह रहे थे। ये बेसिक तौर पे उसका उसकी प्रिपरेशन का मेथड है जिसको हम जो है इस्तेमाल करते हैं प्रिपेयर करने के लिए। ये है, ठीक है जनाब। तो ये हमारे पास प्रोसेस जिसको हम इस्तेमाल करेंगे एक पॉलीमर यानी नायलॉन पॉलीमर को प्रिपेयर करने के लिए, नायलॉन पॉलीमर जो है इसको बनाने के लिए। ठीक हो गया। सो ये मैं बेसिक तौर पे दिखाना चाह रहा था आप लोगों को जस्ट एग्जांपल कि जिसके थ्रू एक्सप्लेन कर सकूं कि बाय प्रोडक्ट जो है कंडेंसेशन में क्यों होता है और जो है इसके साथ हम कहते हैं कि जो हमारे पास एडिशन पॉलीमराइजेशन है उसमें कंडेंस जो है हमारे पास बाय प्रोडक्ट क्यों नहीं होता। ठीक हो गया। सर पॉलीमर का यूज MCQ के आ सकता है, बिल्कुल वकार, हम उसी टेबल की तरफ आप जा रहे हैं और आप आज के टेस्ट में देखेंगे भी कि आप लोगों को जो है कुछ MCQs मिलेंगे कि जिसमें आप लोगों को यूजेस जो है आप लोगों के जो है मतलब यूजेस जो है आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो इस वक्त आप लोगों की स्क्रीन पर एक टेबल डिस्प्ले हो रहा है। सर इनके MCQs कैसे बनेंगे, तो इनके MCQs जो हैं या तो कंडीशन की बेस पर बनेंगे या किसी एक प्रोडक्ट की बेस पर बनेंगे या किसी के मोनोमर्स के बारे में पूछा जाएगा या किसी का यूज जो है सिर्फ वो पूछा जाएगा। सर मार्केट जो मिलती है वो यही एग्जैक्टली बिल्कुल नायलॉन जो मिलती है ना वो यही मिलती है। ठीक है, अच्छा इस वक्त आपकी स्क्रीन पर एक टेबल विजिबल है। अगर आप उस टेबल पर जरा गौर कर लें तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं जिनका हम डेली लाइफ में अपने इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, टेस्ट स्टार्ट करते हैं। ये लास्ट टॉपिक है जिसके बाद हम टेस्ट स्टार्ट करेंगे कि मैंने आपसे कहा था कि आज सिर्फ और सिर्फ हम सिंथेटिक पॉलीमर्स ही पढ़ेंगे। जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड है, इसको हम कहते हैं ये कौन सी टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन है, ये एडिशन पॉलीमराइजेशन है। इसमें मोनोमर हम इस्तेमाल करते हैं विनाइल क्लोराइड और इसके जो यूजेस हैं वो कौन कौन से हैं भाई, इसको हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं फ्लोर कवरिंग के लिए, यानी कि जो हमारे पास PVC है, ठीक है, इसके थ्रू हम PVC की शीट्स मिलती हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं जो है हम अपने फ्लोर्स को ढकने के लिए, इवन दीवारों पे भी हम PVC जो है वो शीट्स लगाते हैं। ठीक है, पाइप्स की फॉर्मेशन के लिए या फिर जो ग्रामोफोन, ये जो टेलीफोनी होता है, ठीक है, उसका जो रिसीवर होता है, ठीक है, उसकी प्रिपरेशन के लिए भी हम जो है PVC का यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इमल्जन पेंट्स, देखो इमल्जन पेंट्स जो है वैसे तौर पे ये मिक्सचर ऑफ डिफरेंट थिंग्स होती है। ठीक है, इमल्जन का मतलब ही मिक्सचर होता है जिसमें कि समहाउ कुछ पार्टिकल इनसॉल्युबल फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, अभी इसको हमने आगे जाके पढ़ना है, रेजन्स की हम बात करेंगे, पेंट्स के आगे जो है यूजेस आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा पॉलीस्टाइरीन है जिसमें हम कहते हैं ये एडिशन पॉलीमराइजेशन को शो करेगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, मैंने पॉइंट जो है वो मेंशन नहीं किया, आप तो जरूर लिख लीजिएगा कि एडिशन पॉलीमराइजेशन जो है हमेशा जो अनसैचुरेटेड हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं वो ही एडिशन पॉलीमराइजेशन करते हैं। ठीक है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स जो मोस्टली तौर पे होते हैं जिनमें के कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, वो जो है क्या करते हैं वो एडिशन पॉलीमराइजेशन को शो करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा पॉलीस्टाइरीन में एडिशन आ जाएगी, एडिशन टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन है, जो इसका मोनोमर है वो स्टाइरीन होता है। स्टाइरीन मतलब कौन सा होता है ये देख लीजिएगा। अगर मैं जो है आप लोगों को स्टाइरीन बना के दिखा दूं, ठीक है जी, ये होता है। आप लोगों को नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, मैं ये भी कंफर्म कर लूं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए। फिर आप लोगों की कमेंट्स जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं कि मैंने कुछ और राइट कर दिया कहीं पे। ये देखें जनाब, ये बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग के साथ CH डबल बॉन्ड CH2, ये है स्टायरीन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास है स्टायरीन। ठीक है, इसको हम कंडेंस करते हैं जिसके थ्रू हमारे पास पॉलीस्टायरीन बनता है। ठीक हो गया, ये नजर आ रहा है ना आप लोगों को। आई थिंक जो है इस वक्त आप लोगों की स्क्रीन पर इस वक्त ये विजिबल है, ये लें। ठीक है,
ये हमारे पास क्या है, ये स्टायरीन है, इसको हम कंडेंस करते हैं, इसके थ्रू हम पॉलीस्टायरीन प्रिपेयर करेंगे, ठीक हो गया। और स्टायरीन का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, फूड कंटेनर्स, कॉस्मेटिक, ठीक है, और बॉटल्स या टॉयज फॉर्मेशन के अंदर जो है हम डायरेक्टली इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सर जी बता दें, जितना आज पढ़ेंगे आज उतने का टेस्ट होगा, एग्जैक्टली बिल्कुल उतने का टेस्ट होगा, कंप्लीट का टेस्ट नहीं लूंगा, ठीक है। अच्छा, पॉलीविनाइल एसीटेट है, एडिशन पॉलीमराइजेशन इसके अंदर होती है, ठीक है। और विनाइल एसीटेट जो है इसका स्मॉलर मोनोमर होता है, ठीक है। यूज कहाँ करते हैं इसको, यूज करते हैं एडहेसिव मटेरियल। एडहेसिव का मतलब क्या होता है, जैसे ग्लू है, ठीक है, ग्लू है, ठीक है, उसकी स्टिकनेस को इन्हांस करने के लिए जो है हम इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बाइंडर्स, ठीक है, उसके अंदर जो हमारे पास समहाउ पेंट है, ठीक है, उनमें उसकी जो पेंट की हम समहाउ कहते हैं कि जो पेंट है, ठीक है, उसकी स्टिकनेस को विद सरफेस ऑफ वॉल इंक्रीज करने के लिए हम बाइंडर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो पॉलीविनाइल एसीटेट का हम इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक्राइलिक रीजन है, ठीक है, ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करते हैं, इसके थ्रू हमारे पास मिथाइल एक्राइलेट प्रिपेयर होते हैं, ठीक है। यूज कहाँ पर है, यूज इन प्लास्टिक पेंट, ठीक है, कार्स और वाटर बेस्ड, ठीक है, वेदर रेजिस्टेंट पेंट्स जो हमारे पास होते हैं इस्तेमाल करते हैं। सर आपने कहा था कि आज पढ़ेंगे, उसके टेस्ट कल होगा, और नो सुमाना, वैसे मैंने कहा तो यही था, लेकिन आज देखो प्लान है तो कर लेते हैं, इसमें क्या मसला है, कल फिर कर लेंगे, इसमें क्या मसला हो गया, ठीक है। कल हम 14 चैप्टर कंप्लीट करेंगे ना, तो जो फर्स्ट पार्ट है उसके भी कुछ क्वेश्चंस डाल देंगे, ठीक है सुमाना, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, कोई ना कोई प्रैक्टिस तो करनी ना एमसीक्यूज की, तो इसी की कर लेते हैं हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस, ठीक है सर। क्लास सुबह 10 बजे होनी चाहिए, और ये बड़ी अच्छी सजेशन है, चलो इस पर भी देखेंगे, बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अब लास्ट 3 ही रह गए, जिसके बाद हमारे जो ये पढ़ने वाला काम है ये कंप्लीट हो जाएगा और हम टेस्ट की तरफ मूव करेंगे। तो जस्ट लास्ट 3 पॉलीमर्स रह गए, इनको भी देख लो, और फिर उसके बाद हम जो है टेस्ट की तरफ मूव कर जाएंगे। पॉली एस्टर रेजन्स हैं जिसकी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होती है। पीबीए पॉलीमर होमोपॉलीमर, एग्जैक्टली बिल्कुल होमोपॉलीमर ही होता है अमार, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसकी एग्जांपल यानी मोनोमर्स इसमें कौन से होते हैं, इथीन 1,2-डाइऑल और बेंजोइक 1,4-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये पॉली एस्टर रेजन्स के अंदर होता है। ये कहाँ यूटिलाइज करते हैं हम, क्लॉथिंग के अंदर यानी वाटर टैंक के अंदर, और बाकी कोटिंग मटेरियल के तौर पे, ठीक है, ब्रिजेस के ऊपर, ठीक है, फ्लोर और पेंटेड वगैरह पॉक्सी रेजन्स जो है इसका इस्तेमाल हम कर रहे होते हैं। तो ये पॉली एस्टर रेजन्स जो है इनका हम इस्तेमाल करते हैं जस्ट टू कवर द, या हम कहते हैं समहाउ जस्ट किसी एक सरफेस को जो है ऊपर से कवर करने के लिए। अच्छा, बाकी पॉली अमाइड रेजन्स है जिसमें अभी हमने एग्जांपल भी पढ़ी थी, एडेपिक एसिड और इथिलीन, वो हेक्सा मिथाइल डायमीन जो है एग्जांपल ली थी, नायलॉन 6 की फॉर्मेशन पढ़ी थी, ये पॉली अमाइड रेजन्स के अंदर ही आता है, ठीक है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है, टेक्सटाइल फाइबर के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं। एपॉक्सी रेजन्स है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है, और इसके यूजेस पास आ रहे हैं, ठीक है। वो बेसिक तौर पे हैं कि कोटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, एडहेसिव मटेरियल है, केमिकल रेजिस्टेंट होता है जी। हाँ बस फिनिश हो गया, हाँ ठीक है। अच्छा, सो अब जो है ये हमारे पास, अच्छा ये हमारे पास जो है वो हम कहते हैं कि सिंथेटिक पॉलीमर्स थे जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, जिनके यूजेस आपके टेबल में देख रहे थे कि मौजूद हैं, ठीक है। इनके जो मोनोमर्स हैं वो मौजूद हैं, और जो हम प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो भी जो हमारे पास इसके अंदर मौजूद है। टाइम चेंज नहीं कर सकते हम, ठीक है, टाइम तो चेंज नहीं हो सकता, चलें हम देखेंगे अगर टाइम मुमकिन हो सका।